हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है धातुओं के गुण। हम लोग क्लास 10th के साइंस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है धातुओं के गुण। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं धातुओं के गुण। तो देखिए, धातुओं का जो गुण है, इस गुण को हम लोग बेसिकली दो भाग में अध्ययन करते हैं। धातुओं के गुण को दो भाग में अध्ययन किया जाता है। जैसे धातुओं के गुण को दो भाग में अध्ययन करते हैं और हम कहते हैं कि इसका जो पहला भाग है वो है भौतिक गुण और जो दूसरा भाग है वो है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। तो यहां हम इस वीडियो में हम लोग धातुओं के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे और उस गुण में हम लोग भौतिक गुण जानेंगे और रासायनिक गुण जानेंगे। ये जो टॉपिक है इसमें ये रासायनिक गुण बड़ी इंपॉर्टेंट है, भौतिक गुण भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रासायनिक गुण। क्योंकि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में भौतिक गुण कम पूछा जाता है, रासायनिक गुण अधिक पूछा जाता है। तो इसलिए आप रासायनिक गुण को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। अब ये नहीं कि भौतिक गुण आप नहीं याद करेंगे, भौतिक गुण भी याद रखना है और रासायनिक गुण भी याद रखना है। अधिकांश रासायनिक गुण पूछा जाता है, भौतिक गुण कम पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक है धातुओं के गुण, और धातुओं के गुण को हम दो भाग में अध्ययन करने वाले हैं। एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। तो हम ऐसे सीधा सीधा कह सकते हैं कि धातु के जो गुण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं भौतिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण का जो सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें जो धातु होते हैं इसमें धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक। अब ये धात्विक चमक क्या है? देखिए, जितने भी धातु हैं, आप एग्जाम्पल ले लीजिए सोना या एग्जाम्पल ले लीजिए चांदी। तो सोना का एक अपना खुद का रंग होता है, सोना का अपना खुद का एक रंग होता है, खुद उसका एक नेचुरल उसका चमक होता है। तो उसको हम कहते हैं धात्विक चमक। मतलब कि जितने भी धातु हैं उनका एक अपना चमक होता है, उनकी एक अपनी पहचान होती है, उनका एक अपना चमक होता है, अपना रंग होता है। तो हम उसको बोलते हैं धात्विक चमक। मतलब कि धातुओं में ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है धात्विक चमक। तो इसका अर्थ सीधे यही होगा कि प्रत्येक धातु का एक अपना चमक होता है। सोने की चमक विशेष है, वो अलग है। चांदी की चमक भी विशेष है, वो अलग है। तांबे की भी चमक है, वो विशेष है, अलग है। सभी चमक अलग अलग प्रकार की होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातुओं की एक विशेष चमक होती है जिसको हम धात्विक चमक बोलते हैं। देखिए, लोहा भी धातु है, तो लोहे का भी अपना एक रंग होता है, अपनी एक विशेष चमक होती है, उसको हम धात्विक चमक कहते हैं। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो जितने भी धातु हैं वो धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जो धातु हैं वह विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यह कोई धातु है। अब हम कैसे कहेंगे कि ये विद्युत का सुचालक है? पहले विद्युत को देख लेते हैं, फिर ऊष्मा को देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई धातु है, अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ दें, इसमें करंट दें, यहाँ पर अगर विद्युत धारा इसको करंट में सटाएं तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहते हैं कि जो वस्तु है ये क्या है? सुचालक है। तो इसी प्रकार जितने भी धातु होते हैं तो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, सुगमता पूर्वक होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो हम कहते हैं कि धातु विद्युत का सुचालक है। ठीक उसी प्रकार
धातुओं में ऊष्मा का भी चालन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये धातु है, तो अगर आप एक तरफ इसको ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो धीरे 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 पूरा धातु क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जैसे भोजन पकता है तो प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर नीचे तली में गर्म किया जाता है, लेकिन धीरे 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 पूरा प्रेशर कुकर ही गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें ऊष्मा का चालन हो रहा है। हम दे तो रहे हैं एक जगह पर, लेकिन वो ऊष्मा धीरे धीरे चलकर पूरे कुकर में, प्रेशर कुकर में फैल जा रहा है। तो हम कहते हैं कि यह ऊष्मा का सुचालक है। मतलब जो धातु होता है वो विद्युत का भी सुचालक होता है और ऊष्मा का भी सुचालक होता है। मतलब कि धातुओं में विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी और ऊष्मा का भी प्रवाह होगा। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं कौन, तो धातु। मतलब कि धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरे की अगर बात करें तो जितनी भी धातुएं होती हैं, अधिकांश धातुएं कह सकते हैं कि अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। एक धातु होता है पारा, तो अगर हम पारा को छोड़ दें, पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस पारा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी शेष अधिकांश धातुएं 99% कह सकते हैं, 99% धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि अधिकांश धातुएं अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं। ये इसका तीसरा गुण है। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक 3 गुण पढ़ा। पहला इसमें क्या था कि प्रत्येक धातु में अपना एक धात्विक चमक होता है। सोने का, चांदी का, लोहा का, तांबा का, सबका एक सेल्फ अपना एक चमक होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। मतलब कि इसमें विद्युत भी प्रवाहित होता है और ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। तो इनमें सुचालक हम कह दिए। तीसरा हमने कहा कि अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में होती है। ध्यान दीजिएगा, हम सभी धातु के बारे में नहीं कह रहे हैं, हमने लिखा है अधिकांश। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, एग्जाम्पल में पारा। तो लगभग सभी धातुएं हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, पारा को छोड़कर। अगर हम चौथे की बात करें तो धातुओं में तन्यता का गुण होता है। धातुओं में तन्यता का गुण होता है। अब ये तन्यता क्या है, तो तन्यता का मतलब कि खींचने से, उसको तानने से मतलब है। मतलब कि धातुओं से तार बनाया जा सकता है। धातुओं से तार बनाया जा सकता है। इनको जो है पतले पतले एकदम लंबे लंबे तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीट कर इसको पतले पतले लंबे लंबे तारों में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। इनको खींचकर इनको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो अगला गुण है वो है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब हुआ कि जब हम धातुओं को पीटते हैं हथौड़े से, उस पर चोट दिया जाता है, तो ये धातुएं टूटती नहीं हैं, ये फैलती हैं। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी धातुएं हैं, शुद्ध धातु, उसको अगर पीटा जाए तो क्या होता है, फैलता है। और ये जो फैलने का गुण है, इसी गुण को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात करने पर ये अपना जो क्षेत्रफल होता है बढ़ा लेते हैं। मोटा है, पीट देंगे, फैल के क्या हो जाएगा, थोड़ा चपटा हो जाएगा, पतला होगा, लेकिन फैल जाएगा। मतलब ये टूटेगा नहीं, ये क्या होगा, फैलेगा, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो हम कहते हैं इस गुण को आघात वर्धनीयता। तो जितने भी धातु हैं वो सभी के सभी आघात वर्धनीयता गुण का पालन करते हैं। और इसके पहले हमने बताया कि इसमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है। मतलब कि धातुओं से तार निर्मित किया जा सकता है। अगर इसके हम अगले गुण की बात करें, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। इसके अगले गुण की अगर बात करें तो ये कठोर होता है। धातु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। हमने पहले ही बताया है कि जो अधिकांश धातुएं होती हैं, पारा को छोड़कर लगभग अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो ठोस होता है वो तो कैसा होता है, कठोर होता है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है।
बाकी अन्य अगर धातु की बात करें तो लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और जब वो ठोस अवस्था में पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कठोर होगा। तो जो हमारा अगला गुण है वो है कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। और अगर हम 7वें नंबर गुण की बात करें तो धातुओं का जो गलनांक होता है, गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। अब ये गलनांक क्या है? गलनांक को इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोहा को गर्म करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि लोहा क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। तो जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, मतलब कि पिघलना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, तो उस ताप को हम गलनांक बोलते हैं। और जो धातुओं का गलनांक होता है वो उच्च होता है, मतलब कि ये एक कम ताप पर गलते नहीं हैं, कम ताप पर पिघलते नहीं हैं। इनको अगर गलाना है या पिघलाना है तो इनको उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो हो गया गलनांक, कि धातुओं का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक को एक बार हम पुनः बता दें। गलनांक का मतलब क्या हुआ कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। तो जो धातुओं का गलनांक होता है, मैंने सीधे सीधे समझ लीजिए कि जिस तापमान पर कोई धातु गलना शुरू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं उस धातु का गलनांक है। तो जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, निम्न नहीं होता है, उच्च होता है, हाई होता है। ठीक उसी प्रकार क्वथनांक है। क्वथनांक का मतलब कि अगर कोई द्रव है और उसको आप गर्म करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो द्रव से क्या हो जाएगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा, मतलब कि वाष्प बनकर उड़ना शुरू कर देगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि कोई धातु है, उसको आप गला दिए हैं तो द्रव अवस्था में हो गया है, अब उसको आप और गर्म कर रहे हैं। तो जब और गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगा कि अब वो द्रव से किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। तो जिस तापमान पर वह द्रव से गैस में कन्वर्ट होना, परिवर्तित होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि क्वथनांक। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। तो जो द्रव का गलनांक होता है वो उच्च होता है और उसका क्वथनांक भी और उच्च होता है और अधिक होता है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो धातु हैं, धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, हाई होता है। अब इसके अगले पॉइंट की अगर बात करें तो वो है इसका घनत्व, मतलब कि धातुओं का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है अधातुओं की अपेक्षा या उपधातुओं की अपेक्षा। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी तत्व थे क्लास 10th के हिसाब से, जितने भी तत्व थे उनका वर्गीकरण 3 भाग में किया गया था, धातु, अधातु एवं उपधातु। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ा भी था, तत्वों का वर्गीकरण। तो वहाँ हमने धातु, अधातु एवं उपधातु के बारे में पढ़ा था। तो जो हमारा पहला हेडिंग था धातु, धातु ही चल रहा है अभी। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातु का डेफिनेशन पढ़ा था, उसकी पहचान पढ़ा था, और फिर आज हम जो पढ़ रहे हैं धातुओं का गुण पढ़ रहे हैं। तो गुण में इसका गुण होता है घनत्व, इनका अधिक होता है। धातुओं का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, किसकी तुलना में, अधातुओं और उपधातुओं की तुलना में इनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और सबसे इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनको जब धातु किसी अन्य धातु से टकराया जाता है तो इनमें ना टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है। टंकार ध्वनि, टन टन करना, टंकार ध्वनि, घंटी जैसे बजता है ना टन टन, तो वो टंकार ध्वनि है। तो ये जो गुण है टंकार वाला, ये स्पेशली धातुओं में होता है। आप लकड़ी को बजाएंगे किसी धातु से तो टन टन नहीं करेगा, लेकिन जब धातु धातु से टकराएगा तो वो टंकार ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे मंदिर में घंटा बजता है तो घंटा भी किसका, धातु है, उसमें जो बजता है वो भी क्या है, धातु ही है। तो उसको जब हिलाते हैं, बजाते हैं, या स्कूल में जो बेल बजाया जाता है तो दोनों धातु होता है, जब बजाते हैं तो कैसा टन टन करता है, तो टंकार ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये जो स्पेशल गुण है टंकार ध्वनि वाला, ये भी धातु में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुण को जाना। एक बार हम पुनः बता दें भौतिक गुण में कि सबसे पहला गुण है कि धातुओं में विशेष प्रकार का एक अपना चमक होता है। दूसरा, धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, मतलब कि धातुओं में विद्युत धारा का भी प्रवाह होता है और ऊष्मा भी प्रवाहित होती है। तीसरा है कि अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, पारा को छोड़कर लगभग अधिकांश धातुएं हैं सब क्या है, ठोस हैं। पारा ही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में
तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब कि इसको तान करके तार बना सकते हैं, तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। पांचवा है कि इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि उसको पीटा जाए तो टूटे नहीं, वो फैले, तो पीटने पर ये फैलता है, इसको हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगला पॉइंट है कि ये कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। जो धातुएं होती हैं वो लगभग कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, वो कठोर होती हैं, तो चूंकि ठोस है तो कठोर होगा। अगला पॉइंट है सातवां कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, मतलब कि धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। अगला पॉइंट है धातुओं का घनत्व अधिक होता है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है अपेक्षाकृत किसकी तुलना में, जो अधातु हैं या उपधातु हैं उनकी तुलना में इनका जो घनत्व है वो अधिक होता है। और लास्ट है टंकार ध्वनि। तो धातुओं में टंकार ध्वनि उत्पन्न होता है। टंकार ध्वनि का मतलब कि जब किसी धातु को धातु से टकराते हैं तो टन टन जो आवाज़ करता है वो टंकार ध्वनि है, और यह जो टंकार ध्वनि का जो विशेष गुण है सिर्फ धातुओं में पाया जाता है। तो ये रहा हमारा धातुओं के भौतिक गुण। और अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की। तो चलिए अब बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। तो धातुओं के सबसे पहले अगर रासायनिक गुण को हम देखें तो जितने भी धातु हैं, लगभग सभी धातुएं कह सकते हैं कि सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। अगर हम बेसिक चीज लिखें इसका, तो जो धातु है धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके, सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो ये धातु ऑक्साइड बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम बताए हैं कि बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर ये रासायनिक गुण ही पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है, आसान है कि जितनी भी धातुएं होती हैं सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल बता दें इसका, तो धातु की अगर बात करें तो हम Mg धातु ले रहे हैं, मैग्नीशियम, और इसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा रहे हैं। देखिए मैग्नीशियम है धातु और ये ऑक्सीजन हो गया, और जब ये रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो प्राप्त होता है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने बताया कि धातु ऑक्साइड बनाता है, तो धातु यहाँ पर कौन है, मैग्नीशियम है। धातु मैग्नीशियम है और ये उसके साथ क्या बना ले रहा है, ऑक्साइड। इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सबसे पहला गुण है कि जो धातुएं होती हैं वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अगर इसके हम दूसरे गुण की बात करें तो जो धातुएं होती हैं, जो ये धातुएं हैं, सभी धातुएं जल से क्रिया करके, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, धातुएं जल से क्रिया करके, ध्यान दीजिएगा हम जो भी रिएक्शन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो धातुएं जल से जब क्रिया करती हैं तो सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और उसके साथ साथ धातु ऑक्साइड भी बनाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड के साथ साथ ये क्या उत्पन्न कर रही हैं, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी धातु जल से क्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करेगा। अगर इसके हम रिएक्शन को देखें तो एक हम धातु ले रहे हैं लोहा 3Fe, और इसके साथ साथ हम जल लेंगे, जल यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक। और ये जब अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा Fe3O4। ध्यान दीजिएगा फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको। फेरिक ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड। ये जो धातु है वह इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, देखिए ऊपर वाला ही है यह,
ऊपर वाला ही मिलता जुलता है। धातु जब ऑक्सीजन से विक्रिया करे तो क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड। और यहाँ पर देखिए उसी धातु को हम जल से विक्रिया करा रहे हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन होता है, तो धातु क्या करता है कि उस जल वाले में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को लेकर और ये धातु ऑक्साइड बनाता है। ये ऊपर वाला ही रिएक्शन है। थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और बढ़ जा रहा है। हमने पहले रिएक्शन में क्या बताया कि जो धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके बाद हमने कहा कि धातु जल से भी क्रिया करता है, धातु जल से भी क्रिया करता है। और आप जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन होता है, तो धातु क्या करता है कि उस जल में से जो ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट करता है और धातु ऑक्साइड पुनः बनाता है। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट तो कर गया, तो बचा क्या यहाँ पर, हाइड्रोजन, और वही हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि जो धातु है वो जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड तो बनाया, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से बाहर निकाल रहा है। अब अगर बात करें इसके अगले गुण की, तो जो धातुएं हैं, धातु यह अम्लों से अभिक्रिया करता है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण गुण है कि जो धातुएं होती हैं वह तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती हैं। धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती हैं। तनु अम्ल का मतलब हुआ कि जिसकी सांद्रता क्या हो, कम हो। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं इसको। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए मिटा रहे हैं इसको और अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग कि जो धातुएं होती है वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो हम यहाँ पर एक ले रहे हैं धातु सोडियम ले रहे हैं, ठीक, सोडियम, और इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम अम्ल से। तनु अम्ल है आपका HCl, तनु HCl हम लिए हैं। तो सोडियम की अभिक्रिया जब हम तनु अम्ल से कराएं, सोडियम आपका क्या है, धातु है, और इस धातु की अभिक्रिया तनु अम्ल से जब कराते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। अब देखिए उत्पन्न कैसे होता है, इसका जो 2Na है इसके Cl से क्रिया करके ये बना लेता है 2NaCl, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है ये मुक्त हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बहुत सिंपल रिएक्शन है कि जो धातुएं होती हैं वो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। आपको एक रिएक्शन याद होगा, हम लोगों ने जब अम्लों के रासायनिक गुण को पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था अम्लों के रासायनिक गुण को। तो जब हम लोगों ने अम्लों के रासायनिक गुण को पढ़ा था तो वहाँ हमने बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जो अम्ल होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और उसी चीज़ को हम फिर पुनः पढ़ रहे हैं कि जो धातु हैं वो तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं अम्लों के रासायनिक गुण में। तो ये रिएक्शन समझिए, सोडियम है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो सोडियम इसके क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और सोडियम क्लोराइड बना देता है, साधारण नमक, और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, बाहर छोड़ देता है, मुक्त कर देता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि जो धातुएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, जो धातुएं होती हैं वो क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। और किसका क्लोराइड बनाती हैं, तो जिस धातु के साथ क्लोरीन अभिक्रिया करेगा तो उसी धातु का क्लोराइड बनेगा। जैसे 2 अगर Na है, सोडियम अगर क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है तो ये बनाएगा 2NaCl, इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो ये जो सोडियम है, सोडियम धातु है, क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो क्लोराइड बनाया। यदि इसके बदले में कोई अन्य धातु होता तो उसका क्लोराइड बनाता। जैसे मान लीजिए कि अगर Mg रहता तो ये बनाता MgCl2। सोडियम के साथ क्लोरीन अभिक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड बनाया। ठीक उसी प्रकार अगर वो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। तो जो भी धातु
जो भी धातु है जब क्लोरीन से विक्रिया करता है तो उसी का क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। तो जब सोडियम क्लोरीन से विक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड बनाया, और मैग्नीशियम से विक्रिया किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। जब इससे चांदी से सिल्वर से करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। तो ये तो हो गया आपका चौथा गुण। अगर हम पांचवें गुण की बात करें, पांचवा जो इम्पोर्टेंट है कि जो धातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रकृति होती है। जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। और आप जब धातु का डेफिनेशन पढ़े होंगे तो वहाँ ये बताया गया होगा कि वे तत्व जो अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं, या कह सकते हैं कि बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो एक उसका गुण है। तो यहाँ पर हम लोग गुण में भी पढ़ेंगे कि जो धातुएं होती हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होती है। तो ये रहा हमारा रासायनिक गुण। तो इस वीडियो में हम लोगों ने धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।